हेलो बच्चों, क्लास 12 में फिजिक्स का एक टॉपिक है परमाणु। अब ये जो हम लोगों के यूपी बोर्ड में 8th नंबर का आता है, जिसमें 3 चैप्टर होते हैं। तो एक चैप्टर है उसमें हमारा कौन सा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम इसकी बात करते हैं। अब ये पढ़ने के पहले हमें कुछ परमाणुओं के विषय में सीखना होगा। परमाणु के विषय में जैसे अगर तुम क्लास फर्स्ट ईयर में अगर पढ़े हो केमिस्ट्री में, तो उसमें परमाणु का पूरा टॉपिक ही होता था। स्टार्टिंग ही हमारी यही से होती थी। अब बात करते हैं, तो वो खैर वहाँ पढ़े भी हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें कुछ बातें बताएंगे। बात करते हैं कि जो हम लोगों का जो परमाणु है, परमाणु के विषय में सबसे पहले किसने बताया। जैसे स्ट्रक्चर अगर पढ़ना है, संरचना पढ़नी है, तो पहले इसके विषय में अगर हम जाएं कि सबसे पहले किसने बताया परमाणु के विषय में, तो 1807 में हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के विषय में बात बताई। जो परमाणु का अस्तित्व दिया वो डाल्टन जी ने दिया। यहाँ से हमारी केमिस्ट्री है वो आगे बढ़ती है, और उसी के साथ हमारा फिजिक्स में टॉपिक आएंगे वो खैर बताएंगे। पहले केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में इन्होंने परमाणु के विषय में जो बताया है डाल्टन जी ने, कब बताया, 1807 में बताया। और ये वैसे हमारे टीचर भी हुआ करते थे, ये अपना बोर्ड में जैसे पढ़ा रहे थे, पहले चाक का समय हुआ करता था, तो चाक से पढ़ा रहे थे तो कुछ पार्टिकल नीचे गिर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि ये आखिर क्या गिर रहे हैं। इसके विषय में उन्होंने स्टडी किया, फिर बाद में उसका नाम उन्होंने रखा क्या, परमाणु। तो परमाणु जो शब्द रखा, परमाणु शब्द जो नाम रखा, किसने रखा, डाल्टन जी ने रखा। ठीक है, तो अब हमें एक बात ये पता चल चुकी कि परमाणु के विषय में हम लोग जान चुके। अब हमारा मेन उद्देश्य था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब फिर इन्होंने कुछ बातें बताया भी। इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये किसने बताया, डाल्टन जी ने। डाल्टन ने कहा देखो वो हम लिखाएंगे नहीं, ठीक है, जो बताया दे रहे हैं पूरा इतना ये तुम्हें समझना है, बाकी ये ज्यादा आता नहीं। हमारा आने जो पेपर में आते हैं तो यहाँ से आना चालू होता है, ठीक है। बाकी सुन लो थोड़ा, क्योंकि ये केमिस्ट्री वाला टॉपिक होता है। तो परमाणु के विषय में सबसे पहले बताया डाल्टन जी ने। परमाणु के विषय में उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ हमारा परमाणु से मिलकर बना होता है। समान प्रकार के पदार्थों में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग परमाणु होते हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में जो परमाणु आए होंगे सब परमाणु सेम आए होंगे डाल्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इन्होंने बताया कि अलग अलग पदार्थों में अगर देखे जाए, जैसे ये बोर्ड है और ये हमारे मार्कर है, तो इसमें जो परमाणु आएंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अब क्या है, तो ये बातें खैर हम लोगों को पता चल चुकी। और इन्होंने बताया कि कोई भी जब पदार्थ बनता है तो परमाणु आपस में भाग लेते हैं, और परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब इन्हें नष्ट या ऋण नहीं किया जा सकता है। ये जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, इन्हें नष्ट नहीं कर सकते। ये हमारा परमाणु के विषय में डाल्टन जी ने दिया था नियम, जिसे डाल्टनवाद का नियम कहते हैं, ठीक है। फिर आधुनिक वैज्ञानिक आए। आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस परमाणु को तोड़ा, और तोड़ करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, पॉजिट्रॉन आदि कण निकाले, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि समान प्रकार के पदार्थों में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, और अलग अलग पदार्थों में अलग अलग परमाणु होते हैं। ये डाल्टन जी ने बताया, लेकिन उनका जो ये कथन था वो गलत हो गया। जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने नियम दिया तो उन्होंने कहा समान प्रकार के पदार्थों में समान प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे चाक की बात करते हैं, चाक में क्या होता है, CaCO3 होता है, और उसमें कार्बन, कैल्शियम भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, डिफरेंट भी है। और ऑक्सीजन 3 बार आए हैं तो सेम नहीं है, मतलब एक ही पदार्थ में सेम परमाणु भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये किसने बताया, जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, आधुनिक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात बताई। अब बात करते हैं कि जब इन्होंने ये बात बता दी और बताया कि, और डाल्टन जी ने कहा था परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। परमाणु को नष्ट करने से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसन, पॉजिट्रॉन आदि कण निकलते हैं। इस वजह से इनका जो नियम था डाल्टन का वो असफल हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ,
तो याद रखना सबसे पहले परमाणु की किस्म किसने बताया? डाल्टन जी ने। फिर हमारे आते हैं दूसरे वैज्ञानिक थे, सबसे पहले डाल्टन जी हो गए। फिर आते हैं हमारे कौन? डाल्टन ने क्या बात बताई? परमाणु किसने बताई कि परमाणु भी होता है, कोई भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु होता है। ये बात उनकी सही थी। दूसरे वैज्ञानिक है, उनका नाम था जे थॉमसन, या थॉमसन कह सकते हो या टॉमसन कह सकते हो। तो हमारे जे थॉमसन भी है ना, ये लिखा हुआ है परमाणु का टॉमसन मॉडल। याद रखना सबसे पहला ये परमाणु मॉडल दिया था इन्होंने। अगर कहते कि परमाणु का सबसे पहला मॉडल किसने दिया, तो हमारे जे थॉमसन जी ने दिया 1904 में। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं अति सूक्ष्म उदासीन गोलाकार कण होते हैं। अति सूक्ष्म छोटे से होते हैं और कैसे होते हैं? गोलाकार कण होते हैं और उदासीन रहते हैं। मतलब क्या है? ये अति सूक्ष्म गोलाकार है और इसमें इन्होंने बताया कि इसके अंदर हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। इनका आकार गोलाकार होता है और इनका आकार एक जैसे तरबूज होता है उस तरीके होता है, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीजे धसे होते हैं। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरबूज में बीजे धसे होते हैं उसी प्रकार हमारा क्या है? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इस वजह से इनके नियम को क्या कहते हैं? तरबूज का नियम भी कहते हैं, वाटरमेलन लॉ भी बोलते हैं, ये तरबूज का नियम भी है। तो इन्होंने तरबूज के आकार का बताया था कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? अति सूक्ष्म गोलाकार। इन्होंने मॉडल दिया, मॉडल का मतलब आकार बताया, ये गोलाकार होते हैं और कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब ये हमें देखो, हर वैज्ञानिक आएगा कुछ ना कुछ बात जरूर बताएगा। डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ये बात उनकी सही है। दूसरे वैज्ञानिक टॉमसन जी ने बताया कि जो हमारा पढ़ने का विषय परमाणु था, उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? टॉमसन जी ने किया। तो ये बात हो गई। अब देखो, ये तुम्हारे एग्जाम में वैसे फिजिक्स में ऐसा नहीं आता है, केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स में ये इतना ज्यादा वो नहीं पूछा करते। अब देखो कुछ बातें और हैं, जैसे बात करते हैं फिर 30। याद रखना फर्स्ट मॉडल किसने दिया, ऐसा पूछेंगे। तो परमाणु का जो फर्स्ट मॉडल दिया वो किसने दिया? जे थॉमसन जी ने दिया। फिर बात करते हैं जो सेकंड मॉडल दिया, वैसे नियम जो है थर्ड रदरफोर्ड का है, और लेकिन सेकंड मॉडल अगर कहते हैं कि परमाणु का सेकंड मॉडल किसने दिया, वो रदरफोर्ड जी ने दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया था वो बातें हम लोग सीखते हैं। तुम लोग ये समझ गए होगे डाल्टन का नियम क्या था, थॉमसन का नियम क्या था, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को बैक करके दोबारा देखोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है, तो कंडीशन में भी पूछा करते हैं कि परमाणु का फर्स्ट जो मॉडल है वो किसने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। और दूसरा जो मॉडल है वो किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। और इन्होंने जो ये मॉडल है वो किस सिद्धांत पर दिया था? अल्फा विकिरण के नियम से दिया था। जबकि जे थॉमसन ने तरबूज का नियम का यूज किया था, बताया था कि तरबूज के तरीके जैसे बीजे होते हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने देखो रदरफोर्ड ने क्या बात बताया, और ये पेपर में आता है तुम्हारे। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने अल्फा विकिरण नियम दिया, अर्थात इन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी लिया, एक सोने की पन्नी लिया। क्वेश्चन ये आता है कि सोने की पन्नी क्यों लिया था? जो फिल्म लिया था वो गोल्ड फिल्म लिया था। गोल्ड की क्यों लिया? हाँ, क्योंकि जो गोल्ड होता है ये सबसे पतला से पतला बनाया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड को लेकर तुम 1 किलोमीटर लंबाई का 1 किलोमीटर लंबाई का तार बना सकते हो लगता है। ठीक है, मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इसे पतले से पतला खींचा जा सकता है। ठीक, इस वजह से इन्होंने गोल्ड फाइल लिया और इसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा किरण की बमबारी कराई। किसकी बमबारी कराई? अल्फा किरण की बमबारी कराई। किसमें? ये मात्र गोल्ड की फिल्म है, सोने की पन्नी। इसमें उन्होंने जब अल्फा किरणों की बमबारी कराई तो इन्होंने बेटा देखा कि कुछ किरण अल्फा किरणों पर आवेश कैसा होता है, +2e, इलेक्ट्रॉन का दुगना आवेश होता है। तो इन्होंने देखा कि अधिकांश जो किरणें थी इस सोने के पन्नी को क्रॉस करके क्या
जा रही थी। अधिकांश जो किरणें थी सोने के पन्ने को क्रॉस करके क्या आर पार जा रही। कुछ किरणें ऐसी थी जैसे जाती थी वैसे क्या है, ये कुछ मतलब कुछ किरणें एक विशेष कोण से क्या हो रही थी, मुड़ रही थी। कुछ किरणें हमारी एक विशेष कोण से मुड़ रही थी। कुछ किरणें ऐसी थी लगभग कहा जाए लगभग 2000 में एक किरण ऐसी 20,000 अल्फा किरणें भेजी गई, तो उसमें एक किरण लगभग ऐसी थी कि वो जैसे जाती थी वैसे टकरा कर वापस आ जाती, मतलब जैसे जा रही थी वैसे ये क्या टकरा कर वापस आ रही। तो इन्होंने कुछ ये देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो सभी किरणें आर पार जानी चाहिए थी, या तो सभी किरणों को विशेष कोण से मुड़ना चाहिए था, या तो सभी किरणें जैसे जा रही थी वैसे टकरा कर वापस आनी चाहिए। अब इसमें 3 सिचुएशन ऐसी क्यों हो रही है, तो इसमें उन्होंने थोड़ा निष्कर्ष निकाला, इसके विषय में स्टडी किया। फिर उन्होंने ये बात बताई कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने निष्कर्ष निकाला बेटा कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक परमाणु लिया, मतलब ये परमाणु तो ले ही रखा था, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, देखो निष्कर्ष 3 निकाले। पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, तभी अधिकांश किरणें आर पार जा रही हैं, क्रॉस करके जा रही हैं। तो क्रॉस जो किरणें कर रहे हैं वो किस वजह से कर रही हैं, किसकी वजह से, तो रीजन है कि अधिकांश किरणें जो क्रॉस करके जा रही हैं तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तो पहली बात इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, तभी अधिकांश किरणें आर पार जा रही हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो हमारे कुछ किरणें एक विशेष कोण से मुड़ रही हैं, तो जरूर परमाणु के बीच में एक समान आवेश उपस्थित है, सेम चार्ज इसमें रखा हुआ है, सिचुएटेड है। सेम चार्ज का मतलब है अल्फा किरणें धनात्मक है, तो बीच में कहीं ना कहीं जरूर धनावेश है, जो इन पर क्या लगा रहा है, प्रतिकर्षण पर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये किरणें क्या हो रही है, एक विशेष कोण से मुड़ रही हैं। तो उन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में जरूर एक समान आवेश है, समान आवेश का मतलब धनावेश है, जो इन पर क्या लगा रहा है, प्रतिकर्षण पर लगा रहा है, जिसकी वजह से किरणें क्या हो रही हैं, मुड़ रही हैं। तो ये बताया कि एक बीच में कहीं ना कहीं क्या है, धनावेश, समान आवेश है। समान आवेश का मतलब सेम चार्ज का मतलब धनावेश। तीसरी बात इन्होंने बताया कि वो जो धनावेश है वो ठोस है, जो धनावेश है वो कैसा है, ठोस है। तभी लगभग 20,000 में एक किरण क्या होती है, जैसे जाती है वैसे टकरा कर वापस आ जाती है, वो सॉलिड है, ठीक है। इस वजह से और इस बात में क्या रखा कि जो ये ठोस भाग है, इस ठोस भाग का इन्होंने नाम रखा नाभिक। क्या नाम रखा, नाभिक। तो याद रखना कि परमाणु में नाभिक की खोज किसने कर दिया, रदरफोर्ड ने कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि नाभिक की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, हर वैज्ञानिक आएगा कुछ ना कुछ खोज जरूर करेगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग समझ गए। तो ये बात इसे कहते हैं अल्फा प्रकीर्णन नियम, अल्फा स्कैटरिंग लॉ, मतलब अल्फा किरणें भेजी तो स्कैटर हो गई, स्कैटर माने फैल गई थी, तो यही नियम है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन नियम समझ गए। एक बार फिर से खास तरीके से देख लो, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया था, सोने के पन्ने लिया था, इसमें उन्होंने अल्फा किरणों की बमबारी कराई। इन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें आर पार जा रही हैं, कुछ किरणें विशेष कोण से मुड़ रही हैं, कुछ किरणें जैसे जाती हैं वैसे टकरा कर वापस आ जाती हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसी वजह से अधिकांश किरणें क्या होती हैं, आर पार चली जाती हैं। और परमाणु के बीच में कहीं ना कहीं एक समान आवेश है जो इन पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, और जो वो समान आवेश है वो क्या है, ठोस है, जिसका नाम इन्होंने नाभिक रखा। ये 3 बातें बताया और इनका जो नियम था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर बात करते हैं, अब ये तो इनको इन्होंने नियम बता दिए। अब रीजन ये आया कि इसका दोष कुछ था, क्योंकि सब बातें सही भी नहीं है। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के विषय, और देखो एक बात इन्होंने बताया था कि जो नाभिक पर धनावेश है वो प्रोटॉन के कारण होता है। ये बात किसने बताया, गोल्डस्टीन ने बताया। देखो गोल्डस्टीन हमारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो पहले बता चुके थे कि जो धनावेश होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। लेकिन रियल में स्टडी कर किया किसने, रदरफोर्ड। तो कभी कभी आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, हम लोग रदरफोर्ड अभी तक पढ़ते चले आए हो, ठीक है। याद रखना गोल्डस्टीन ने किया है, लेकिन ये है कि स्टडी भाई इन्होंने कर लिया। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन ना मिले तो रदरफोर्ड टिक करना,
अगर ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन को ही टिक करना है। तो बात ये है, तुम लोग समझ गए होंगे। बाकी बात करते हैं और क्या है, और इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, ये चैडविक जी ने बताया, इसके विषय में थोड़ा और स्टडी किया तो चैडविक जी ने बताया, और चैडविक ने बताया कि ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और जो नाभिक पर धनावेश है वो प्रोटॉन की वजह से ही है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग क्या है सीख चुके हैं। अब दोस्त क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के विषय में सही जानकारी नहीं दिया, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के विषय में सही जानकारी नहीं दिया। और क्या नहीं दिया, इन्होंने समस्थानिक के विषय में नहीं बताया। समस्थानिक जो परमाणु होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समभारिक के विषय में सही नहीं बता पाए। इस वजह से इनका नियम क्या हो गया, अर्थात परमाणु की स्थायित्व के संबंध में ये सही से नहीं बता पाए। मतलब एक सही से परमाणु, जैसे कह सकते हैं समस्थानिक, उसके विषय में सही से ये ना समझा सके, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के विषय में न समझा पाए। क्योंकि जब परमाणु को जूम करके देखा गया, याद रखना जिस प्रकार हम लोगों का डीएनए से, हर व्यक्ति का डीएनए डिफरेंट होता है, हम लोगों की पहचान डीएनए से होती है, उसी प्रकार परमाणु की पहचान रेखीय स्पेक्ट्रम से होती है। हमारा डीएनए परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, मतलब क्या है, जब उसको जूम करके देखा जाता है तो उसमें कई सारी लाइनें दिखती हैं। तो रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि ये जो परमाणु है, इनमें जो लाइनें दिख रही हैं ये क्या है, वो ये बात ना समझा सके, इसलिए इनका नियम क्या हुआ, लेकिन काफी बात उन्होंने बताया नहीं बताया। हर वैज्ञानिक आ रहे कुछ न कुछ बातें जरूर बता रहे हैं, तो ये नियम का खिलाफ हुआ। अब हमारे वैज्ञानिक आते हैं नेक्स्ट, बोहर जी। याद रखना परमाणु के विषय में सबसे पहले किसने बताया, डाल्टन जी ने। पहला परमाणु मॉडल किसने दिया, थॉमसन जी ने। दूसरा परमाणु मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने। अब नेक्स्ट जो मॉडल लेने जा रहे हैं वो कौन, बोहर। अब बोहर का परमाणु मॉडल अब बोहर बताने जा रहे हैं। बोहर इन्होंने सही से और समझाया, मतलब क्या था, और इन्होंने एक बात और नहीं बताई थी, जो हमारे रदरफोर्ड थे, जो इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को, मतलब इलेक्ट्रॉन के विषय में न समझा सके थे, और हमारे क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत भी न समझा पाए थे। क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत क्या था, क्लार्क मैक्सवेल ने बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकल रही होती है। इसी प्रकार जब, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि बंद की खुला, कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इस तरीके चक्कर चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ लगा रहे हैं, और जो दूर है वो ज्यादा तेज चक्कर लगाएगा, क्योंकि इसका आकर्षण नाभिक से कम है, क्योंकि आकर्षण की वजह से ज्यादा तेज ये घूम नहीं पाता है, तो इसमें ज्यादा कम ऊर्जा होगी, और नाभिक से जो जितना ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसके ज्यादा ऊर्जा होगी, और ज्यादा ऊर्जा है, ऊर्जा हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती है, तो ये ऊर्जा हमारी जाती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, नाभिक में घुस जाएगी। और नाभिक का मतलब, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में जाने का मतलब है विस्फोट होना, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अर्थात परमाणु नहीं रहेगा। लेकिन हम जानते हैं परमाणु पहले भी था, अब भी और हमेशा परमाणु रहेगा। ठीक है, इस वजह से ये क्लार्क मैक्सवेल के नियम को न समझा सके और नियम का फ्लॉप हो गया। अब ये हुआ कि भाई इनके नियम को कौन समझा सकता है, फिर हमारे बोहर जी आते हैं। बोहर ने इनके नियम को अच्छे से समझाया। बोहर ने क्या बताया, बोहर जी ने बताया कि कोई भी, बोहर जी ने इनके विषय में थोड़ा बहुत अच्छे से समझाया था कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को सर्जन नहीं करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अगर मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि वह ऊर्जा का उत्सर्जन तभी करता है, सबसे पहली बात इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बंद वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं, बंद। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। वह ऊर्जा को सर्जन तभी करता है जब ऊपर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने से कहाँ आता है, नीचे आता है। नीचे आता है तो उससे क्या होती है, ऊर्जा निकलने लगती है। या तो नीचे वाले को गर्म करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर ऊपर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जन होगी, उत्सर्जित होगा, अदरवाइज ऊर्जा हमारी उत्सर्जित नहीं होगी। अब बात करते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया। इन्होंने लगभग जितना परमाणु के विषय में था सब बातें बता दिया था। अब क्या है, जैसे
ऊपर वाली जैसे पहली कक्षा है, इसको के कह सकते हो, इसे यम कह सकते हो, इसे यल कह सकते हो, और आती तो यन कह देते हैं। अथवा ऊर्जा के हिसाब से कहोगे तो E1, E2, E3 कह सकते हो। कक्षा अगर वैसे कहो तो N1, N2, N3 और N4, ऐसे कई सारी कक्षाएं हम बता सकते हो। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा अपनी फिक्स होती है। अगर यहाँ पर अगर 2 जूल ऊर्जा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसी 2 जूल में रहेगा। मान लो एक बात बता रहे हैं, अगर ये मान लो 5 जूल ऊर्जा है तो ये 5 जूल वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दूसरी कक्षा में रहेंगे। और तीसरी कक्षा की ऊर्जा मान लो 10 जूल है तो ये 10 जूल जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो उसी कक्षा में रहेगा। अर्थात इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब NH/2 पाई, जहाँ n क्या होती है, कक्षाओं की संख्या होती है, h क्या होता है, प्लांक्स नियतांक। मतलब इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के दोस्त को प्लांक नियम से दूर किया था। प्लांक के नियम से इन्होंने दूर किया था। प्लांक कांस्टेंट का मान क्या होता है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये हमारी जो प्लांक नियतांक, याद रखना। हमारे बोहर जी ने रदरफोर्ड के मॉडल को के दोष को कैसे दूर किया है, प्लांक सिद्धांत से दूर किया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को सर्जन नहीं करता है। वह ऊर्जा को सर्जन तभी करता है जब ऊपर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने से नीचे आएगा। समझो, जैसे मान लो 10 जूल वाला है, 10 जूल वाला इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ जाएगा तो इसकी है 5 जूल, तो 10 जूल में 5 जूल ये कितने डिफरेंस, 5 जूल, तो 5 जूल ऊर्जा निकल जाएगी। मान लो ये 5 जूल था, नीचे वाला 2 जूल है, ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन आया तो 5 जूल में 2 जूल चलेगी तो डिफरेंस कितना हुआ, 3 जूल। 3 जूल ऊर्जा क्या होने लगेगी, निकल जाएगी, ये ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और अगर नीचे वाले को अगर इतना गर्म कर दोगे, 2 जूल वाले को अगर 3 जूल दे दिया तो 5 जूल वाले चक्कर लगाएगा। और ये हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ समय तक के लिए रहता है, और फिर जब घूमता रहेगा फिर ऑटोमेटिक वो नीचे अपने वाले में आ जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उसे क्या कहते हैं, आद्य अवस्था। कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में अपनी कक्षा में घूम रहा होता है, जब इधर उधर नहीं जाता है, उसे आद्य अवस्था बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और जब क्या उसे गर्म कर दिया जाए या ऊपर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन नीचे लाया जाए तो उसे एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। जब गर्म किया जाए और या उसे क्या ऊपर वाली कक्षा का गर्म इलेक्ट्रॉन को नीचे लाया जाए तो उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में अपनी कक्षा में घूम रहे होते हैं वो क्या है, आद्य अवस्था। मान लो तुम इंटर में पढ़ रहे हो, अब तुम्हें क्या है, तुम्हें ले जाया जाए कक्षा 8 में, तो अब तुम वहां चटर पटर करोगे। चटर पटर का मतलब है ज्यादा लबर करोगे, क्योंकि भाई पढ़ चुके हो तो वहां क्या ज्यादा उत्तेजित रहोगे। अब तुम क्या है, अब मान लो पढ़ रहे हो, तुम क्या मान लो कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, तुम्हें हम गर्म करके बैठा ले जा करके, मतलब कान पकड़ के ज्यादा डबल डबल कर रहे हो, कान पकड़ के बैठा दिया हमने मान लो इंटर में। अब क्या है, अब वहां ज्यादा देर तक नहीं रहोगे, वहां जितनी देर थोड़ी एनर्जी थी तुम्हारी डबल डबल कर लिया, अब फिर क्या है, खत्म काम। आप फिर दौड़ के भागी अपनी कक्षा में, हमारी कक्षा ज्यादा अच्छी है। बात समझ के ऐसे इलेक्ट्रॉन भी करते हैं परमाणु में, तो जब उनको गर्म किया जाता है तो अपना चले जाते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और फिर वापस अपनी कक्षा में चले जाते हैं। और जिस कक्षा में वो रह रहे होते हैं उसे आद्य अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हमारे बोहर जी ने बताया और काफी बातें इन्होंने ये समझाया और 3 नियम भी दिए थे, 3 नियम हम बता चुके सब। अब बात करते हैं सभी परमाणु के लिए इन्होंने बताया कि जो ये ऊर्जा निकल रही होती है जिसका कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य होगा, तो तरंग दैर्ध्य बताया ये लैम्डा बराबर जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब ये मॉल जेड स्क्वायर नहीं है, ये जेड स्क्वायर क्या है, परमाणुओं की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक कह सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, Z1, हीलियम का Z बराबर क्या हो जाएगा 2, और R क्या है, रिडबर नियतांक, R बराबर होता है 1.09 × 10⁻7 मीटर इनवर्स 1/n1² - 1/n2²। n1 क्या है, पहली कक्षा, n1 का मतलब पहली कक्षा, n2 मतलब दूसरी कक्षा। ये पहली कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, n2 का मतलब जहां ले जा रहे हो, या तो नीचे या तो ऊपर कहीं भी ले जा रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं ये हो गई। अब क्या है, इन्होंने खास करके जब ये लाइनें पूछा गया हाइड्रोजन मतलब स्पेक्ट्रम के विषय में, जो ये लाइन देखा गया जूम करके हाइड्रोजन को, तो कई सारी लाइनें दिखी, तो इसके विषय में इन्होंने स्टडी किया और ये बात इन्होंने और बताया कि जो ये लाइनें दिख रही हैं वो क्या है, ये सब जो एनर्जी उत्सर्जित हो रही ना, इसकी वजह से होती है। अब इन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ये बता दिया, लेकिन फिर और वैज्ञानिक आए थे इसके विषय में और बातें बताया था, क्योंकि ये सब श्रेणियां निकल रही थी, अलग अलग
तरंगे निकल रही थी, उन तरंगों के विषय में 5 वैज्ञानिक आए और इन्होंने अपने नियम दिए। उनका नाम है LBPBS। मतलब क्या है? LBPBS। L माने लाइमन, B माने बामर, P माने पासन, D माने ब्रैकेट और F माने क्या? LBPBF। ठीक है। अब क्या है, लाइमन जी ने क्या बताया? लाइमन ने बताया कि जब क्या हो, उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लो N1 बराबर 1 है और पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन हम कहाँ ले जाएं? दूसरी कक्षा में ले जाएं या तीसरी में ले जाएं, तो उससे ऊर्जा जो निकल रही होगी, जो तरंगें निकल रही होंगी, तो वो क्या होंगी और एक श्रेणी बन जाती है, उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। और उनकी जो ऊर्जा होगी कौन क्षेत्र में होगी? परावैंगनी क्षेत्र में होगी, क्योंकि ऊर्जाओं का क्षेत्र याद होगा GX UV IMR। ये तो होता है, मतलब गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, विजुअल किरण, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो। मतलब ये दृश्य प्रकाश होता है, ये औरक्त प्रकाश परावैंगनी बोलते हैं, परावैंगनी होता है। और ये क्या होता है? औरक्त होता है। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, कुंड 5 श्रेणियां हुआ करती हैं। 5 श्रेणियां होती हैं, ये पेपर में हो जाता है हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम, तो ये 5 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको जूम करके देखा है। तो क्या है, तो जो हमारी लाइमन श्रेणी होती है, तो याद रखना कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? हमेशा परावैंगनी क्षेत्र में। फिक्स है, कौन से क्षेत्र में? परावैंगनी क्षेत्र में पाई जाएगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। जो बामर श्रेणी होती है वो हमेशा कहाँ मिलेगी? दृश्य क्षेत्र में। बाकी जो 3 श्रेणियां बची वो सब कहाँ मिलेंगी? औरक्त क्षेत्र, परावैंगनी लिखा है, औरक्त क्षेत्र कहाँ पर मिलेंगी? औरक्त क्षेत्र में मिलेंगी। याद रखना, लाइमन श्रेणी हमारी परावैंगनी क्षेत्र में मिलती है, बामर श्रेणी हमारी दृश्य क्षेत्र में मिलती है, और पासन, ब्रैकेट, कुंड जो 3 श्रेणियां बची हुई हैं वो कहाँ मिलेंगी? औरक्त क्षेत्र मिलती है। तो ये बातें बताई गई। परमाणु के विषय में और बातें भी हुई। ठीक है, देखो और भी वैज्ञानिक आए और भी बातें बताए हैं। ठीक है, वो हम ड्राफ्ट करते हैं क्योंकि हमारा फिजिक्स में जितना लेना देना था उतना हम बता रहे हैं। देखो परमाणु के विषय में, परमाणु का जो ऊर्जन अथवा उत्तेजन विभव है ये बताया गया है। ये क्या? देखो सबसे पहली बात, ऊर्जन विभव होता क्या है? आयरन विभव क्या होता है? किसी गैसीय परमाणु की तटस्थ अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयरन विभव कहते हैं या उत्तेजन विभव कहते हैं। तो आयरन विभव, आयरन विभव निकालना होगा। याद रखने एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो मरकरी होता है उसका उत्तेजन विभव कितना होता है? 4.86, और मरकरी का आयरन विभव क्या होता है? 10.4 वोल्ट। ये आप सुनाया हुआ था, बता दिया हमने। बाकी हम लोग ये सब निकालेंगे। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा अथवा विभव, हाइड्रोजन की nth कक्षा में कितनी होती है ऊर्जा? En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n जहाँ क्या है? कक्षाओं की संख्या, जिस कक्षा का पूछे। अगर हमने कह दिया पहली कक्षा बताओ तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अनंत वाली कक्षा बताओ तो 0 आएगा, क्योंकि ये 0 रखो अनंत में 1/0 तो 0 हो जाएगा। और डिफरेंस पूछे तो कितना हो जाएगा? 13.6। तो क्वेश्चन आता है कि हमारा जो हाइड्रोजन का प्रथम आयनन विभव होता है वो कितना होता है? 13.6। विभव, आयनन विभव कह दिया तो कितना होता है? 13.6। ये हमारा विभव है। ऊर्जा की बात कर दिया तो -13.6 वोल्ट। अब बात करते हैं, ये तो हाइड्रोजन के लिए था, और सभी परमाणु के विषय में बात करें अलग अलग। अभी ज्यादातर इन्होंने हाइड्रोजन के विषय में बताया है। ठीक है, बाकी अगर और भी स्पेशल अगर करना है तो ये जेड और लगा सकती है। सब के लिए इसे हमारा सही से सही नहीं बैठता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल सुटेबल ये फार्मूला है। लेकिन फिर भी कुछ हमें काम करेगा, जैसे हीलियम है इनमें और काम करेगा, तो n बराबर आ जाएगा जेड गुणे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n²। मतलब इसी में जेड जोड़ दोगे, जेड माने परमाणु क्रमांक। अगर हीलियम के निकाल दो तो जेड बराबर 2 रख दोगे। ठीक है, तो ये इतनी बातें मिलेंगी। बस इससे संबंधित ये जो चैप्टर है पूरे तरीके तुम्हारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो बात हमने बताया ये तुम्हारा एग्जाम टाइम ज्यादा अच्छा काम करेगा, है ना। एक ये समझो एक टॉनिक का काम करता है। जब एग्जाम देने जाओ एक बार इसको वीडियो जरूर देख लोगे तो जितना ये पढ़ाया गया है ये पूरा तुम्हारा क्या है? कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसे अपना तैयार करना। फिर तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।